आज की जो हमारी क्लास है वो स्किन एनालाइजिंग स्किन के टॉपिक के ऊपर क्लास है। आपको किस तरह से एक अच्छी स्किन स्पेशलिस्ट बनना है। अक्सर मैंने लड़कियों से ये सुना है या ब्यूटिशियन जो भी बन रही होती है उनसे अक्सर ये बात मैंने सुनी है कि हमें अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, हमें अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है, लेकिन अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो कहती है कि हमें बनना है। जबकि ये समझे बहुत ही मेन पार्ट है और बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। हेयर के टॉपिक पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी होती है कि हमने कलर किया, सब कुछ किया, सेट कर दिया, लेकिन अगर हमारी स्किन अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छे नहीं लगेंगे। मेकअप भी उसी वक्त हमारा ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा लास्ट करता है जब हमारी स्किन परफेक्ट होती है और अच्छी लगती है। स्किन सबसे पहले हमारी नज़र आती है और हमारे पास अगर हम एज अ प्रोफेशनल वे में बात करें तो हमारे पास रोज़मर्रा में जो काम आते हैं वो स्किन के काम ज़्यादा आते हैं। बनस्बत अगर मेकअप का देखा जाए कि हर पार्लर में इतनी ज़्यादा ब्राइडल्स नहीं आती, हर पार्लर में इतना ज़्यादा हेयर का काम नहीं आता, लेकिन स्किन का काम लोग रेगुलर करवा रहे होते हैं। तो स्किन को समझना आना चाहिए, आप लोगों को प्रोडक्ट उठानी आनी चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट किस क्लाइंट पे यूज़ करनी है और उसको किस तरह से यूज़ करना है, ये सब कुछ आना चाहिए। और क्यों किसी किसी क्लाइंट पे ऐसा होता है कि प्रोडक्ट असर नहीं कर रही होती। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास क्लाइंट आता है, हम पूरी मेहनत से काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि उसके वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो कि वो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके। इस तरह से क्यों होता है हमारे साथ, ये सारी वजूहात, पिंपल्स क्यों निकलते हैं, झाइयाँ क्यों होती हैं, स्किन पर रिंकल्स क्यों आ जाते हैं, प्री एजिंग किस वजह से होती है, ये सारी नॉलेज देने के लिए आज की क्लास मैंने रखी है जो कि हमारी स्टार्टिंग क्लास है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, प्रोडक्ट की नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ कि इस प्रोडक्ट के साथ मैं क्यों काम कर रही हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कंप्लीट रेंज है हमारे पास इस प्रोडक्ट में, हर तरह की एज के लिए, हर तरह की रूटीन केयर भी हमारे पास है। और हम लोग जो है उसको वो प्रोफेशनल वे में जो 15 डेज में हम लोग करते हैं वो सारी हमारे पास रेंज मौजूद है। ठीक है, हैंड की भी हमारे पास हैंड एंड फीट क्रीम्स है, हमारे पास मैनी पेडी की भी रेंज है, हमारे पास फेस वॉशेस भी है। दूसरे नंबर पर ये बात है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी, ये पाकिस्तानी ब्रांड है। जो चीज़ पाकिस्तानी ब्रांड होगी तो वो पाकिस्तानी ब्रांड आपको जो है वो प्रमोट करनी चाहिए वैसे भी। और जब कोई प्रोडक्ट हमारे मुल्क में बनती है ना तो उसको पता होता है कि हमारे मुल्क की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कराची में अगर आप देखा जाए तो लॉन का कपड़ा बहुत बिकता है, सही है, क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, लॉन का कपड़ा। हम लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, यहाँ पे ज़्यादातर गर्मी का मौसम होता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर वही, अगर हम बेस की बात करें मेकअप की, ऑयल कंट्रोल ज़्यादा, पसीने को जो कंट्रोल करे, लॉन्ग लास्टिंग, ये चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही यही है। तो जब हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग बड़े मज़े से कह देते हैं कि कोई प्रोडक्ट हमने बाहर से मंगवाई है, तो अब आप ये देखें कि उनका एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्होंने उस हिसाब से बनाया हुआ होता है उसे। अब अगर हम बाहर की क्लोथ लेके अपने जिस्म पर पहनेंगे तो वो हमें थोड़ी देर के बाद इरिटेट करेंगे। तो अब यहाँ पर जिस हिसाब से पॉल्यूशन है, हमें उसी हिसाब से ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो उन सारी चीज़ों को डील कर सके। तो ये प्रोडक्ट हमारी पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तानी होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस बेस पे बनी हुई है। जैसे कुछ लोगों का क्या होता है, जैसे आप बहुत सारे लोग 4 फार्मूला क्रीम बना रहे हैं, भाई उनसे सुन लिया, उनसे सुन लिया, मिक्सिंग की, बना लिया। 4 फार्मूला क्रीम आपने बनाई, क्या वो प्रैक्टिस बेस पे बनी हुई है, उसकी कोई वो नहीं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने इन 2 क्रीमों को क्यों मिक्स किया तो उन्हें कुछ नहीं पता होगा। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने ये इसमें ये कैप्सूल क्यों डाला तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है, इसके बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो केमिस्ट है, वो इसको बनाते हैं और उसके बाद हम लोग टेक्निकली देखते हैं, हम लोग इसके सैंपल्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट में इतनी जान है, फिर उसके बाद हम इसको मार्केट में लेके जाते हैं। तो जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो सबूर अहमद शमसी साहब हैं, जिन्होंने काफ़ी मतलब पढ़ाई की है, इस हवाले से काफ़ी उनको नॉलेज है, फिर उन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया है। अच्छा, इस प्रोडक्ट में डिफरेंट रेंज है। अगर आपने किसी की एज है तो क्या करना है। अब अक्सर सलून्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम मैंने देखा है ब्यूटिशियंस ये कह रही होती है, अगर वो कहते हैं मैं कौन सा फेशियल करवाऊँ, तो वो कहती है आप ये बताएं कि आपकी रेंज क्या है। जबकि मेरे हिसाब से ये बहुत अजीब सा गलत क्वेश्चन है। यानी अगर एक 17-18 साल की लड़की आपके पास आ रही है क्लिनजिंग के लिए, आप उसको पूछेंगे उसकी रेंज क्या है। अब उसको आप कह रही है कि अगर उनके पास सबसे एक्सपेंसिव गोल्ड फेशियल है सपोज करें, तो वो उसको कहेंगी अच्छा तुम अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है तो तुम गोल्ड करवा लो। ऐसा होता है ना सलून्स में, जाके उनसे यही पूछा जाता है ना कि हमारी रेंज क्या है। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि रिक्वायरमेंट किसी बड़े बहुत बड़े बड़े सलून्स में ऐसा होता है, अच्छे सलून्स में कहूँगी
जहाँ पर कहते हैं कि अगर लड़की कहती है मुझे कौन सा फेशियल करवाना है तो वो उसको बुलाती है और कहती है आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वरना आमतौर पे मैंने ये देखा आपकी क्या रेंज है, अच्छा आप इतने अफोर्ड कर सकती हैं तो आप ये करवाएं। तो हमें इस तरह से काम नहीं करना। आप सबको मेरी कोशिश ये है कि जितनी मेरी नॉलेज है मैं वो सब आपके साथ शेयर करूं, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिएगा, और जो चीज़ नहीं समझ आए मेरी तो आप रिपीटेडली बार बार पूछिएगा कि मिस आपने ये जो बात कही थी ये हमें समझ नहीं आई, आप दोबारा से हमें समझा दें, ठीक है। तो मुझे कोई इसमें इशू नहीं होगा, मैं आपको बार बार भी समझा सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने डिफरेंट रेंज उठानी है। अब अगर मेरे पास एक क्लाइंट आई है और मैं स्टार्टिंग करती हूँ बहुत ख़राब वाले से ना, फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं। अब उसकी स्किन मैं देख रही हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स हैं, और उसका जो काम है, जैसे हमारे पास ये पोलियो वर्कर्स होती हैं या मार्केटिंग की लड़कियां होती हैं जिनकी आउटडोर वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, या फिर कोई लड़की यूनिवर्सिटी में जाती है, या फिर कोई लड़की जो है वो जॉब कर रही है जिसमें कि उसको मार्केटिंग करनी है, या आउटडोर वर्किंग उसकी किसी हिसाब से भी ज़्यादा है, या बाहर निकलना है, ठीक है, और ऑयली स्किन है, गंदी स्किन है, तो फिर उसको हम कौन सा फेशियल सजेस्ट करेंगे? उसको हम सजेस्ट करेंगे चारकोल फेशियल, और हम ऑयल कंट्रोल फेस वॉश सजेस्ट करेंगे। चारकोल फेशियल दिखाएगा। अब जब मैं आप लोगों को एक्निक ट्रीटमेंट की क्लास दूंगी तो इसके हवाले से फुल इंफॉर्मेशन दूंगी, ठीक है, कि चारकोल क्या होता है। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक हाइडलाइन जो होती है वो दे रही हूँ, कि मैं आपको हेडलाइन समझ लें जो दे रही हूँ, जो कि मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ हर चीज़ को, ठीक है। तो अभी ये हम चारकोल फेशियल करेंगे जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, तो हम उस क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे कि आप चारकोल फेशियल करवा लें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होकर स्किन के अंदर से जो इसकी वर्किंग होगी वो सब हम फिर नेक्स्ट क्लास में, हमारी एक्ने ट्रीटमेंट की क्लास है तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये असर करता है हमारी स्किन के अंदर तक, और ये थोड़ा सा मतलब क्विक रिजल्ट भी देता है और स्किन को साफ भी कर देता है, पोर्स को सॉफ्ट करता है स्किन को, तो पोर्स ओपन होते हैं, क्लीन हो जाते हैं, अंदर सबसे गंदगी निकल जाती है, तो हम उन्हें चारकोल सजेस्ट करेंगे। अब ये नहीं कि वो कह रही है कि अब मेरे पास पैसे हैं आप मुझे कोई भी कर दे तो मैं उन्हें फिर महंगे पे ले जाऊँ, हमने चारकोल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट लेवल की आती है या कोई ऐसी खातून आती है जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब उनकी स्किन ख़राब नहीं है, वो जस्ट क्लेंजिंग करवाना चाह रही है, या जैसे आजकल तो 16-17 साल की लड़कियों को क्लेंजिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया, हमारी खुराक ऐसी हो गई है, हमारे बहुत सारे मामला ऐसे हो गए जिसकी वजह से जल्दी स्किन ख़राब हो रही है, तो क्लेंजिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग फिर सजेस्ट कर सकते हैं मिस मरीना की थ्रेडिंग वाइटिंग, और आज की जो हमारी क्लास है वो इसी के लिए की है। तो ये क्यों करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये सब मैं अभी डिस्कस करती हूँ। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि उनके फेस पर फर्क नहीं आ रहा होता, शिकायत होती है उनको कि हमने फेशियल करवाया फर्क नहीं आ रहा, हमें वाइटनिंग चाहिए। अब हमें क्लाइंट को भी खुश रखना है, हमें अपनी नॉलेज के हिसाब से भी चलना है, लेकिन हम क्लाइंट को वापस तो नहीं कर सकते कि नहीं आप नहीं करवाया, पे फर्क नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम ऐसा तो नहीं कह सकते। तो ये हमारा HD वाइटनिंग फेशियल है जो कि बहुत क्विक रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसको हम कर सकते हैं उन क्लाइंट के भी जो आउटडोर वर्किंग करते हैं, लेकिन सूटेबल उनके लिए ये है। तो ये बहुत क्विक और अच्छे रिजल्ट देने के लिए हमारे। अच्छा, फिर आ जाते हैं जैसे किसी की एजिंग स्टार्ट हो जाती है, एजिंग स्टार्ट होती है किसी की 25 से हो जाती है, ये होती है हमारी, कुछ लोगों की प्रीमेच्योर एजिंग होती है जो 20 के बाद स्टार्ट हो जाती है, वो जेनेटिकली होती है। जैसे आप देखें कश्मीरी लोग होते हैं या पठान होते हैं, वो जिन एरिया से नॉर्दर्न एरियाज के जो लोग होते हैं उनकी जल्दी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, फाइन लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। किसी किसी का ये होता है कि वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल भी अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, उनकी भी प्री एजिंग स्टार्ट हो जाती है, टेंशन की वजह से स्टार्ट हो जाती है। तो प्री एजिंग से लेके एजिंग जब स्टार्ट हो जाए तब तक हम यूज़ करते हैं गोल्ड फेशियल, ठीक है। जब ये मैं इसकी कंप्लीट क्लास दूंगी तो इसके हवाले से आप लोगों को सारी नॉलेज दूंगी। आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है, तो उसमें हम करते हैं गोल्ड फेशियल जब एजिंग स्टार्ट हो या प्री एजिंग हो, या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनका क्या काम होता है, जब उनकी बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है, बहुत स्किन मतलब लटक गई, फिर वो देख के कहते हैं वो भी मेरी एज की है लेकिन आप उसकी स्किन देखें, मैं तो उससे भी छोटी हूँ लेकिन मेरी स्किन क्यों, क्योंकि वो बंदी केयर कर रही है अपनी। अच्छा, कभी कभी हम क्या एक बहस करते हैं, नहीं वो तो कुछ नहीं करती, ठीक है, तो जेनेटिक्स भी काम करते हैं हमारे। किसी की स्किन में कुदरती कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है उन्हें, लेकिन कुछ लोग करते हैं अपनी केयर लेकिन नहीं बताते। कुछ लोगों की जो हेल्थ मतलब होती है बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग अपनी रूटीन केयर बहुत अच्छी रखते हैं, नहीं बताते।
लेकिन हम लोग जब अपनी केयर करेंगे तो ही हमें रिजल्ट मिलेगी। ये सिंपल सी बात है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने केयर नहीं करनी, बस वो है तो क्यों है और हमें भी होना है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी केयर करनी है। तो एजिंग के लिए हम लोग गोल्ड फेशियल यूज़ करेंगे। सबको समझ आ गई यहाँ तक कि कौन से उस पर कौन सा करना है। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास डैमेजेस स्किन जो आती है। जब डैमेज होती है स्किन किसी की, अगर आपने ये देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज से आप लोगों को क्या समझ आता है, आप ये बताएं, डैमेज स्किन आप लोग किसको समझते हैं? जैसे झाइयाँ आ जाए मुंह पे, या बहुत हाँ। ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक रिंकल्स टाइप, नहीं रिंकल्स तो नहीं कहेंगे, वो तो एजिंग में आएगा। अगर प्री एजिंग में आ रहे तो हाँ, वो भी प्री एजिंग, damage आ मगर जाते हैं। ज़्यादातर वो झाइयाँ और धब्बे पड़ने शुरू होते हैं, डैमेज इसको हम ओपन कहेंगे। पोर्स हो गए, टू टोन्स हो गई, ओपन पोर्स हो गए। तो ऐसी स्किन के लिए क्या होता है कि हम लोग को विटामिन सी चाहिए होता है रिपेयरिंग के लिए। जैसे हर चीज़ की एक रिपेयरिंग होती है, ऐसे स्किन की रिपेयरिंग क्या होती है? विटामिन सी। जब तक ये विटामिन सी नहीं होगा स्किन रिपेयर नहीं होगी। इवन कि आप अगर कोलाजन की टैबलेट्स भी खाएंगी ना, तो उसके साथ आपको विटामिन सी की टैबलेट लाजमी लेनी होगी, या 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज। ठीक है, ये हमारी रेंज है विटामिन सी। ये डैमेज स्किन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, जैसे मेरी है। मेरी विंटर में काफ़ी डैमेज फील होती है मुझे, सर्दियों में ऐसा लगता है जैसे पोर्स ओपन हो गए। तो सर्दियों के लिए ये बेस्ट है फेशियल, आप कर सकते हैं। सर्दियों में आप इस फेशियल को तकरीबन स्किन्स पे कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को समझ आ गया कि आज की क्लास में कि कौन सी स्किन पे कौन सा फेशियल करना है। सही है। अब हम आते हैं स्किन एनालाइजिंग पे कि हमें स्किन की एनालाइजिंग कैसे करनी है कि इनकी स्किन टाइप क्या है, और फिर प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है। लेकिन पहले आप लोग ये क्लियर कर दीजिएगा कि ये जो भी हमने आज मैंने जो भी आप लोग को समझाया, ये आपको समझ आ गया? क्लास शुरू करने से पहले और इनके फेस को हाथ लगाने से पहले मैंने सैनिटाइज किया था अपने हैंड्स को, तो आप लोग भी सैनिटाइज कर लिया करें, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी जरासीम जो है वो शेयर ना हो आपस में एक दूसरे की, जैसे मेरे हाथ से इनके फेस पर ना हो। अगर किसी ने मेकअप किया हुआ होगा तो हम सबसे पहले मेकअप रिमूवर से मेकअप को रिमूव करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर मेकअप रिमूव नहीं होगा तो जब मैं इनके क्लिनजर या क्लिनजिंग मिल्क अप्लाई करूंगी तो इनके पोर्स ओपन होंगे, और क्या होगा कि वो सारा मेकअप या मेलकुचर गंदगी जो भी होगा वो पोर्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है? तो उससे बाद में अक्सर लोग नहीं कहते हमने फेशियल करवाया था और हमारे पिंपल्स निकल आए। तो यही होता है कि लोग अक्सर, आपने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, सलून्स में फेस को साफ किया और फौरी तौर पे उन्होंने क्लिनजर अप्लाई कर दिया। अक्सर लड़कियां भी करती है कि मेकअप साफ करने से पहले मेकअप लगा हुआ है तो क्लिनजिंग मिल्क से मेकअप साफ करें। देखा, कुछ लोग तो इस पर बहुत वो करते हैं कि नहीं हम तो क्लिनजिंग मिल्क से साफ करते हैं मेकअप, लेकिन मेकअप को मेकअप रिमूवर से साफ करना चाहिए। क्लिनजिंग मिल्क बाद में आप अप्लाई करके उसको रब करें ताकि अंदर से क्लिनजिंग हो जाए। लेकिन आप ओपन पोर्स करके क्यों क्लिनजिंग कर रहे हैं? आपने क्लिनजिंग लगाया, क्लिनजिंग मिल्क का काम क्या है? पोर्स को ओपन करना। आपके फेस में मेकअप लगा हुआ है, आप डायरेक्टली पोर्स ओपन कर रहे हैं, तो वो तो और खराब होगी। फिर अक्सर कहती भी है कि हम तो रोज क्लिनजिंग करते हैं फिर भी हमारी स्किन खराब हो रही है, तो आप रोज क्यों पोर्स ओपन कर रही हैं? अगर ओपन कर रही है तो फिर उन्हें क्लोज भी करें। मेकअप रिमूवर से आपने मेकअप साफ करना है, और उसके बाद फिर आपने जो है वो फेस वॉश से साफ करना है। फेशियल के लिए बता रही हूँ। स्किन केयर में आप अगर मेकअप रिमूवर से मेकअप साफ कर रही हैं तो उसके बाद फिर आप जो है वो अपने आराम से क्लिनजिंग करें और उसके बाद फेस वॉश करें, ठीक है? लेकिन अभी जैसे क्लाइंट आपके पास आते हैं तो आपने क्या करना है, पहले मेकअप रिमूवर से मेकअप को साफ करना है, उसके बाद 1 मिनट का मसाज करना है फेस वॉश का, सर्कुलर मूवमेंट में अपलिफ्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो मैं मसाज कर रही हूँ एक तो सर्कल्स बना रही हूँ मैं, ठीक है? दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है कि आपने फिंगर टिप्स के साथ करना है। तीसरा क्या इम्पोर्टेंट है कि आपने आपके जो सर्कल्स हैं वो अपलिफ्ट होने चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से क्लाइंट की स्किन नीचे की तरफ ढलक रही होती है, तो आप मजीद अगर ऐसा मसाज करेंगे तो स्किन मजीद नीचे की तरफ जाएगी। और मैंने बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम पकड़ी है लड़कियों की कि वो ऐसे मसाज कर रही होती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे पास आती है जो कि कहती है कि मिस हम तो सीखा हुआ है, हम सिर्फ थोड़ा सा सर्टिफिकेशन के लिए आए हैं, या हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे पास जब आप लोग सिखाते हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे आ जाए, ठीक है? तो हमने ऐसी सूरत में क्या करना है कि उन्हें सिखाना है कि आपने इस तरह से मसाज करना, ठीक?
यहाँ तक समझ आ गया आप लोग? अच्छा, मसाज का प्रेशर हमने कहाँ ज्यादा रखना है? हमने मसाज का प्रेशर रखना है टी जोन एरिया पे ज्यादा। टी जोन कौन सा होता है? ये हमारा हो गया फोरहेड, ये हो गई हमारी नोज, ये अपर लिप्स और ये चिन। ये जो एरिया है हमारा, ये टी जोन एरिया है। और टी जोन एरिया पे ब्लैक हेड्स भी ज्यादा होते हैं, व्हाइट हेड्स भी ज्यादा होते हैं, डलनेस भी ज्यादा होती है। तो ये हमें इस तरह से फिंगर टिप्स एंड थंब के जो टिप्स होते हैं उसके साथ सर्कुलेशन मूवमेंट में मसाज करना है। और 1 मिनट के बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। सही है? अब रिमूव करने के बाद आपने ये देखना है कि आपकी जो क्लाइंट है उनकी स्किन टाइप क्या है, एनालाइज करना है। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने पहले ली हुई क्लास उन्हें तो पता होगा, और कुछ स्टूडेंट को मैं क्विक एनालाइजिंग का तरीका अभी बता देती हूँ अपने मेथड से। जी, एक सेकंड ऑफ कीजिएगा। अच्छा, अब हमने इनकी स्किन को साफ कर दिया। अब हमने सजेस्ट कर लिया इनको, समझे कि अभी जो हम कर रहे हैं, वैसे तो इनके हिसाब से गोल्ड फेशियल करना चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन आज जो हमारी क्लास है वो फर्स्ट क्लास है जिसमें कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ नॉर्मल क्लिनजिंग, नॉर्मल ब्लीचिंग। तो अभी जो हमारे पास मॉडल है, हम इनके ऊपर वैसे तो सूटेबल गोल्ड फेशियल है, लेकिन हम नॉर्मल क्लिनजिंग, नॉर्मल ब्लीचिंग सिखा रहे हैं। स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले आपने हमेशा जो है वो ये नहीं पढ़ना कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दी हुई होती है हर प्रोडक्ट की, लेकिन आपने ये खुद सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है इस पर, मतलब कौन सा स्टेप फर्स्ट पे करना है। अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील होगी, यानी कि हमने क्लाइंट के फेस वॉश किया, फेस वॉश के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि स्किन एकदम टाइट हो गई, टाइट सी फील हो रही है, तो इसका मतलब है कि इनकी स्किन ड्राई है। जब इनकी स्किन ड्राई फील होगी या हमें क्लाइंट के फेस पर जो है वो रेडनेस नजर आएगी, तो इसका मतलब है कि इनकी स्किन सेंसिटिव है। अगर स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मसाज क्रीम करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्लाइंट के लिए मसाज, ताकि उनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी सी रिपेयरिंग की तरफ आ जाए। सही है? अब सोचिए किसी क्लाइंट की स्किन जो है वो ड्राई है और मैंने इस पे देखा कि इस पे लिखा हुआ है स्टेप 1 ब्लीच, और मैं इनके ऊपर ब्लीच अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ब्लीच से 1 से 2% ड्राइनेस पे जाती है ना स्किन, रैशेस पड़ जाएंगी। इवन कि अगर ये मेरे पास सिर्फ ब्लीच करवाने भी आएंगी तब भी मैं इनकी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करूंगी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ना, ब्लीच करवाने गए थे, हमारा चेहरा जल गया, काला हो गया, ये हो गया, तो हमने पहले मॉइस्चराइजिंग करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप है मसाज, और मसाज अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से देना है, उनकी स्किन के साथ साथ उन्हें भी रिलैक्स करना है। और अगर आप लोग चाहें कि मसाज के स्टेप्स कैसे होते हैं तो मेरा लिंक है जिसमें मैंने एक एक स्टेप बताया हुआ है, प्रेशर पॉइंट्स बताए हुए और उसका वजह भी बताई हुई, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप उससे मसाज के स्टेप सीख लीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गई सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए। अब अगर हमारे पास आती है ऑयली स्किन, तो उसकी पहचान क्या होगी कि टी जोन एरिया जो है हमारे क्लाइंट का वो बहुत ज्यादा शाइन करना शुरू कर देगा। जब क्लाइंट का टी जोन एरिया बहुत ज्यादा शाइन करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लाइंट की स्किन ऑयली है। ऑयली स्किन वालों का क्या होता है, जैसे मेरी स्किन ऑयली है, जैसे मैं फेस वॉश करती हूँ ना, मेरे नाक चमकना शुरू हो जाती है टी जोन, तो 10-15 मिनट के लिए तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तो मतलब स्किन ऑयली है। तो स्किन ऑयली होगी तो हम डायरेक्ट ब्लीच भी लगा सकते हैं और क्लेंजर भी कर सकते हैं, पहले ये 2 चीजें कर सकते हैं हम। नॉर्मल स्किन वालों का भी ऐसा ही है कि आप पहले ब्लीच भी लगा सकते हैं और क्लेंजर भी कर सकते हैं। इनकी स्किन ड्राई है तो अब इनका बहुत देर से ये वेट कर रही है, और मेरी माइक वाली इतनी जोर की आवाज मुझे बर्दाश्त करनी पड़ रही है। मसाज स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो मिस मरीना की मसाज क्रीम है ये बहुत रिलैक्सिंग है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, अरोमा बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आप किसी क्रीम से मसाज करें तो उसका अरोमा बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस के उसमें ऐसे एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि क्लब्स को ब्लॉक कर दे, यानी पोर्स को बिल्कुल ब्लॉक कर दे। अक्सर आपने देखा होगा ना कि लोग कहते हैं यार हमारी स्किन पे मसाज क्रीम नहीं लगाना, या अक्सर ब्यूटिशियन भी कहती है मसाज क्रीम को स्किप कर दो, क्योंकि फिर भी अगर आपका ये क्वेश्चन है तो वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिनकी साइडों से ड्राई हो रही होती है और नोज शाइन कर रही होती है, उनकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है, और उसको भी हम ड्राई स्किन की तरह ही ट्रीट करते हैं फॉर द सेफ साइड।
क्योंकि जहाँ से ड्राई हो रही है हमें वहाँ की बचत ज़्यादा करनी है। अगर ऑयली स्किन पे आप पहले मसाज कर देंगे तो उसको नुकसान नहीं होगा। ड्राई स्किन पे अगर आप डायरेक्ट ब्लीच लगाएंगे तो नुकसान होगा। तो अगर कॉम्बिनेशन स्किन होगी तब भी हम ड्राई स्किन की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन इनकी स्किन पे शायद लाइटिंग की फोकस आ रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि जब मैंने इनकी स्किन को चेक किया तो इनकी स्किन मुझे ड्राई फील हो रही थी। आपने मसाज क्रीम कौन सी लेनी है? मसाज क्रीम आपने वो लेनी है जो क्लग्स को ब्लॉक ना करे, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा ब्यूटिशियन से कि हम मसाज क्रीम को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देती है और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे पिंपल्स निकल रहे हैं हमारे फेस पर। तो ये जो है ये हमारे क्लग्स को ब्लॉक नहीं करती, नॉन कॉन्डोजेनिक है, जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चर देती है, ऑयली नहीं करती, ठीक है। तो हमने स्टेप लेने, फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमने सर्कुलेशन मूवमेंट में मसाज करना होता है ताकि पूरी स्किन पे जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और अच्छा, सर्कुलेशन मूवमेंट में मसाज करने से क्या होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी स्किन का पीएच लेवल बढ़ जाता है। कुछ लोग के आपने देखा होगा, कुछ लोग की ब्यूटिशियन के हाथों में ऐसा होता है कि वो मसाज स्टार्ट करती हैं तो क्या होता है गर्म होना शुरू हो जाता है। होता है ना ऐसा? किसी के साथ हुआ है ऐसा? कभी करवाया है? कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि हम लोग कहते हैं हटा दो हाथ, गर्म लग रहा है बहुत। उस सूरत हाल में आपके के पास जो है वो दो ऑप्शन होते हैं जिससे कि हम पीएच लेवल जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? एक तो हम स्लाइडिंग मूवमेंट लेते हैं, ये वाली स्लाइडिंग मूवमेंट बहुत रिलैक्सिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है पीएच लेवल हमारा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये वाली ऐसे ये वाली मूवमेंट ये क्या होती है पीएच लेवल को बैलेंस करती है। एक ये ऑप्शन है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम टोनर का स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्प्रे कर सकते हैं, करने नहीं तो किसी छोटी सी बाउल में टोनर को निकाल लें, क्योंकि स्प्रे करना बार बार क्रीम वाले हाथों से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप छोटे से बाउल में टोनर निकाल लें और उसको बार बार टैप टैप करते रहें। अच्छा, हम अपने स्टेप्स की तरफ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया पीएच लेवल बढ़ जाए तो आपने कैसे कंट्रोल करना है। अब आपने कट करते हैं हम नेक के स्टेप से। ये जो हमारी बोन होती है नेक बोन, इसके नीचे से हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से यहाँ आना है और इस तरह से यहाँ पर आके हमारी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम इसे लेकर आएंगे हल्के प्रेशर के साथ और यहाँ पर ये मूवमेंट हमारी स्लो हो जाएगी। ये हम तकरीबन 5 to 6 टाइम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ये डबल चिन का मसाज। इससे हमारी जो नेक है इसकी स्किन जो है इसकी फाइन लाइंस रिमूव होती है, लिफ्ट होती है हमारी स्किन, और जो डबल चिन होती है हमारी ये खत्म होती है। अच्छा, जिनके डबल चिन नहीं होगी उनके हम इस तरह से मसाज करेंगे, और जिनके डबल चिन होगी उनके हम इस चीज़ से प्रेस करेंगे डबल चिन। कैसे? हम यहाँ पर लेकर आए और हमने प्रेस किया हल्का सा, ठीक है, ऐसे। यानी यहाँ पर ऊपर आते ही हमारी जो हैंड है उसकी शेप पे आने की तरह हो जाएगी, ऐसे। फिर यही स्टेप हमें यहाँ करना है तकरीबन 15 टाइम्स। और ये इस तरफ भी करना है हमें 15 टाइम्स। उसके बाद सीजर स्ट्रोक करना है, ये हमारा सीजर बनाकर, इससे शेप आती है हमारी फेस की। इसके बाद हम जो है वो चिन पर मसाज करेंगे, शेप अप करेंगे चिन को ऐसे। इसके बाद यहाँ पर ये फाइन लाइंस रिमूव करने के लिए, और फिर यहाँ पर हम रिलैक्सिंग स्टेप देंगे, सही। ये हमने फाइन लाइंस रिमूव की। हर हम 2-3 स्टेप के बाद एक स्टेप रिलैक्सिंग देंगे ताकि हमारी क्लाइंट रिलैक्स हो जाए, सही। अब हम आ जाते हैं अपर लिप्स पर। ये हमारे नेक के स्टेप्स हो गए, चिपके हो गए। अच्छा, नेक का एक और है, जिनके बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है नेक पे,
और जिनके बहुत ज़्यादा समझे डबल चिन भी होती है तो उनके हम इस तरह से स्टेप देते हैं। ये 5 टाइम्स का होता है। समझ आ रहा है कैसे ले रही हूँ? ये हमारे नेक के और चिन के स्टेप्स हो गए। चिन का एक और स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से अपलिफ्ट करेंगे चिन। लेकिन ये स्टेप हम उनके करते हैं जैसे इनका फेस है थोड़ा हैवी या जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई होती है, ये स्टेप हम उनके करते हैं। अच्छा, उनके स्टेप्स थोड़े से और इंक्लूडेड होते हैं। जिस दिन हमारी गोल्ड फेशियल की क्लास होगी या एंटी एजिंग की क्लास होगी उस दिन हम सिखा देंगे, ठीक है? नहीं, इस पर हमें थोड़ा सा प्रेस करना होता है, प्रेशर देना होता है ताकि ये चीज़ हमारी लिफ्ट हो, ठीक है? ये हुआ। फिर हमारा एक रिलैक्सिंग स्टेप आएगा, ये जो कान के पीछे से हमने ऐसे रबिंग करनी है फिंगर से, और उसके बाद ये आईब्रो का जो आर्क होता है यहाँ पर प्रेस करेंगे और थंब से हम सर के ऊपर यहाँ पर प्रेस करेंगे, सही? ये हमारा रिलैक्सिंग स्टेप होता है, इसमें हमने प्रेस करना है, प्रेस करके होल्ड करना है। उसके बाद अपर लिप के स्टेप आ जाते हैं। अपर लिप एंड डाउन लिप के 1 बाय 1 हमने थंब चलाना है इस तरह से। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद हमें चेंज करना है, ये वाला थंब ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं हमें ऐसे। ये हमारा 4th स्टेप। समझ आ गया? उसके बाद हमारे आ जाएंगे नोज के स्टेप। मैं 1 बाय 1 एक एक जगह के स्टेप्स आप लोगों को सिखा रही हूँ। ऐसे हमने फिंगर्स को फंसाना है और थंब के टिप्स से मसाज करना है, सही? ये करीब आ रही है मेरी, तो ये ऊपर जा रहे हैं तो करीब आ रही है, नीचे आ रही है तो इस तरह से खुल रहा है। एक नोज का स्टेप ये हो गया, एक ये हो गया। इसको इस तरह से स्टेप्स स्टॉप करेंगे और यहाँ पर लाके प्रेशर पॉइंट के साथ, जब हम यहाँ पर आते हैं ना तो हमें एक नस फील होती है थोड़ी सी खड़कती है, तो हमने यहाँ आना है, फिर हमने उसको फील करना है, फिर हल्का सा प्रेस करके होल्ड करना है 3 सेकंड तक और फिर छोड़कर, लेकिन हैंड हमारे यहीं रहेंगे 3 सेकंड तक। यानी 3 सेकंड तक हम प्रेशर से होल्ड करेंगे, 3 सेकंड तक उस जगह पे रखेंगे हाथ बगैर प्रेशर के और फिर छोड़ देंगे। समझ आ गया जी? ये हमारे नोज के स्टेप हो गए। नोज का एक स्टेप ये है, इस तरह से सिजर बनानी है, ये हमारा रिलैक्सिंग स्टेप है। अब यहाँ पर भी इसी तरह आपको फील होगी, जैसे नसें चल रही होती है ना हमारी, वो फील होगी। तो जब जहाँ पे फील हो रही हो आपने वहीं पर प्रेस करना है, होल्ड करना है, स्ट्रेच करना है और यहाँ तक लेकर आना है प्रेस के साथ, सही है? इससे बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाता है क्लाइंट। ये आपने 4 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, 4 टाइम्स भी कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे आईब्रोज के स्टेप हैं। रिलैक्सिंग स्टेप है आईब्रोज का। ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद लिफ्टिंग स्टेप है। अगर आप लोगों को फेशियल का बहुत अच्छा सा मसाज आ जाता है ना, जैसे कुछ स्टेप्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, कुछ आप लोग और भी सीखा करें, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप अच्छे अच्छे स्टेप्स यूट्यूब पर भी मुख्तलिफ ब्यूटिशंस के हैं, वहाँ से भी सीखें। अगर आपका फेशियल का मसाज अच्छा होता है ना, तो आपको क्लाइंट ढूंढता हुआ दूर दूर से भी आएगा कि यार इनके पास जाओ, बहुत रिलैक्स हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ फेस को चमकाना जो है वो फेशियल है, क्लाइंट को रिलैक्स भी करना है हमें, ठीक है? आपने इस तरह से कर लिया। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद फिर हमने ये स्टेप्स किए
और अब हमारे जो आता है ना, हमें थोड़ा सा इसको इस तरह से करना है, टैपिंग करके मसल्स को एक्टिव करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चिक्स के स्टेप्स की तरफ। ये देखिए इस तरह से एक स्टेप हो गया, ये है आपके बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुए हुए मसल्स, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ तो इसीलिए भी पेन आपको फील हो रहा है कि बहुत ब्लॉक हुए हैं आपके क्या प्रॉब्लम करने से इस तरह से मना किया। आप लोग स्टेप्स देख लें, बाकी दूसरे क्लाइंट के आप इसी तरह से करेंगे, थोड़ा सा आप ठीक करवाएंगे तो मसल सिकुड़ होंगे तो फिर बात होगा नहीं। ऐसा सोल्यूशन केस होगी जो हमारे क्लब्स वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं, मसल हमारे एक्टिव होंगे। याद भी हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं आप लोग? ये फोरहेड के स्टेप्स हो गए हमारे, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया। ये हो गया। नेक एंड शोल्डर के स्टेप्स रहते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, नेक एंड शोल्डर के स्टेप भी और मज़ीद स्टेप भी शेयर करूँगी मैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि अभी पूरी क्लास रहती है हमारी स्टेप पर ही, अगर हम हमें तो पूरी क्लास स्टेप्स पे ही खत्म हो जाएगी फेशियल। अब हम इसको रिमूव करेंगे, लेकिन हम इसको फेस वॉश से वॉश नहीं करेंगे, सिर्फ हमने क्या करना है, स्किन को सॉफ्ट ही रहने देना है और इस तरह से इसको हल्के पफ के साथ रिमूव करना है। वीडियो ऑफ कर दीजिए। अच्छा ये देखिए मैंने इनके मसाज किया है, रिलैक्स लग रहा है इनका फेस, और कैसी लग रही है आपको इनका फर्स्ट स्टेप के बाद फेस कैसा लग रहा है? फ्रेश हो गया, फ्रेश हो गया ना, फ्रेशनेस आ गई इनकी फेस पर। अब हम जब इनकी स्किन को डील करेंगे तो ये भी इंजॉय करेंगी फेशियल को और हम भी इंजॉय करेंगे इनके काम को, हम भी टेंशन फ्री हो गए क्योंकि जहाँ तक कि इनकी स्किन की जो प्रॉब्लम थी ड्राइनेस, उसको हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप उठा रहे हैं ब्लीच का। ब्लीच के लिए हम लेंगे मिस मरीना 3D वाइटनिंग फेशियल की। पहले हमने मसाज क्रीम ली थी, ये बहुत ही आपको इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल जाएगी और जो क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है और रिजल्ट भी इसके मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे रिजल्ट है, वो भी आपको साथ साथ नजर आते रहेंगे। तो हम ट्राएंगे ना ब्लीच क्रीम, ठीक है। लेकिन ब्लीच क्रीम में हम ऐड करते हैं शाइनी ग्लॉस, सूदिंग लोशन। ये दो चीज़ें ऐड करने से क्या होता है, एक तो हमारी ब्लीच थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है और रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं और शाइनी ग्लॉस की वजह से हमारी स्किन पे शाइन भी आती है। यानी बात तो ऐसा होता है कि देखिए अब हम लोग मुख्तलिफ क्लाइंट्स को डील करते हैं ना,
तो कुछ होते हैं अनएजुकेटेड, जो अगर ब्लीच करवाने के बोलेंगे चमक नहीं रही इसमें, तो हमें चमकाना भी होता है बाल का, जबकि ब्लीच का काम है बालों को ब्लॉन्ड करना, फेस से हम आहंग करना, मगर हमें क्लाइंट की नफ्सियात के हिसाब से भी चलना है, तो उसको थोड़ा सा ग्लॉसी लुक देने के लिए। अच्छा, ब्लीच जो मैं तैयार कर रही हूँ इसमें मैं पाउडर डालूंगी 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच ये पाउडर है। थोड़ा सा फोकस कर लें। मिस मरीना का ब्लीचिंग 3D वाइटनिंग किट से मैंने ब्लीच निकाला है, ब्लीच पाउडर ये मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। एक साफ सुथरी प्याली में आपने बनाना है, ये इतना 1/4 टीस्पून मैंने डाला है। इसमें 1 टीस्पून मैं डालूंगी ब्लीच क्रीम, स्पेक्चुला लीजिएगा। शाइनी ग्लॉस, फ्यू ड्रॉप्स, और फ्यू ड्रॉप्स डालूंगी मैं सूदिंग लोशन। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्सचर आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, ऐसा ना हो कि आपने कहीं कहीं पर कोई पाउडर ज़्यादा रह जाए क्रीम में मिक्स होके, तो उस पॉइंट पर फिर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, वो सकती है। तो आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। और इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, जिन्होंने पहले क्लास ली है उन्हें तो पता होगा, बाकी बताएं कैसे लगाते हैं ब्लीच। पहले टी जोन एरिया कवर करते हैं, और बताएं। नहीं पहले यू जोन फिर टी जोन। हाँ, सबसे पहले यू जोन एरिया हम कवर करेंगे। वहाँ से कोई लगा देगी, क्योंकि मुझे स्टडी हटानी पड़ेगी इधर आने के लिए। सबसे पहले हम यू जोन एरिया पे कवर करेंगे। चले जितना लगा सकते हो उतना लगा लो, क्योंकि बाकी फेस के हिसाब से हमारा फेस जो है वो यू जोन से बहुत कम सेंसिटिव होता है, ठीक है। और बाल भी यहाँ पर फेशियल हेयर हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग पहले लगाएंगे यू जोन एरिया पे और नेक पे, ठीक है। ये एरिया पे हमारे सबसे ज़्यादा हेयर्स होते हैं और पूरी फेस के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा कम सेंसिटिव होता है, सही। उसके बाद हम लगाएंगे टी जोन एरिया पे। टी जोन जो है उसके बाद कम सेंसिटिव होता है और हेयर भी उसके बाद यू जोन के बाद टी जोन पे ज़्यादा होता है। यू जोन और टी जोन हमने कवर कर दिया और लास्ट हमारा रह गया है सी जोन्स। सी जोन्स एरिया पे हम सबसे लास्ट में लगाते हैं और सबसे पहले हटाते हैं। अगर किसी क्लाइंट को बर्निंग की शिकायत होती है या किसी को प्रॉब्लम होती है, स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हम सी जोन से ही चेक करते हैं, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी की वजह से कहीं से स्किन रेडनेस पर आएगी तो सबसे पहले सी जोन से आएगी। कवर हो गया, आप लोगों को सामने से नजर आ रहा होगा, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया इनके फेस में, सही है। तो हमने ये लगा दी। अच्छा, अब आ जाती है हमने दो चीज़ें बता दी कि ब्लीच बनानी कैसे है और लगानी कैसे है। सबसे पहले तो उसकी प्रिकॉशंस बता दिए कि कैसे आपने करना है, सही है। फिर उसके बाद कैसे बनाना है। कहाँ से रह गया?
बता दिया कि कैसे आपने करना है, किस तरह से आपने सेलेक्ट करना है कि पहले ब्लीच करनी है या पहले आपने प्रिपेयर करना है स्किन को, और मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से आपने बनानी है और किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ब्लीच की टाइमिंग्स क्या है। सही, तो ब्लीच की कोई भी स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं ना 15 मिनट 20 मिनट, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होती। किसी के ब्लॉन्ड जल्दी हो जाते हैं बाल, जैसे हम लगाते हैं थोड़ी देर में मॉम का ऐसा होता है कि फौरन से ब्लॉन्ड हो जाता है तो हमने हटा देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने लगाई है तो वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक आपने वेट करना है, ब्लॉन्ड हो जाएगा तो आपने हटा देना है। अच्छा, कुछ लोगों के रुआ ऐसा होता है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से, आपने देखा होगा जैसे चिन पे बहुत ही मर्दों जैसे बाल आ जाते हैं, जैसे दाढ़ी के होते हैं ना, या साइड्स पर आ जाते हैं, तो वो ब्लॉन्ड नहीं होते। उसको ब्लॉन्ड करने के इंतजार में आप फेस जला दें कि मतलब ये नहीं हो रहा, लगा हुआ है, फिर और तेज बना के लगा दिया। कभी कभार क्लाइंट खुद बोल रहा होता है, मतलब क्लाइंट भी मैंने देखा है बाज़ औक़ात कभी आपके पास, मैं प्रोफेशनल वे में आपको बता रही हूँ, ऐसा आ जाता है जिसको पता सब कुछ होता है कि मेरे ये बाल ब्लॉन्ड नहीं हो रहे, लेकिन वो आपको प्रेशराइज करने के लिए या अपने पैसे कम करवाने के लिए या इस तरह से वो आपको डील कर रहा होता है कि नहीं मैंने फला जगह से कराया था, उन्होंने तो कर दिया था, वो नहीं होते, वो झूठ बोल रहे होंगे आप। ठीक है, तो जो बाल मैंने आपको बताया ना हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से फेस पर आते हैं वो ब्लॉन्ड नहीं है। तो आपने स्किन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है बनिस्बत ये कि आपने ब्लॉन्ड करना है बाल। 15 मिनट तक आपने वेट करना है और उसके बाद आपने हटा देना है। हाँ, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाले बाल ब्लॉन्ड नहीं होंगे, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि अब हमने 15 मिनट वेट किया है, क्या पता हो जाते हो, क्या पता बंदी सही बोल रही हो, कहीं पर हो जाते हो, हमें कैसे पता चलेगा? हम 15 मिनट से 5 मिनट और ऊपर रख सकते हैं जबकि वो थोड़े से गोल्डन हुए होंगे, यानी कुछ तो ऐसे होंगे जो ब्लैक के ब्लैक ही रह जाएंगे। आप उन्हें 2 घंटे भी रख लें वो नहीं होंगे ब्लॉन्ड। सही है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे ही हमने क्लीन करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि वो स्टार्टिंग उनकी हो गई है, जहाँ जहाँ से होते जाएंगे वहाँ से हम ब्लीच रिमूव करते जाएंगे, और जिस पॉइंट पर हम देखेंगे कि बाल हो रहे हैं ब्लॉन्ड यानी गोल्डन पर आ रहे हैं तो फिर हम 5 मिनट और वेट कर सकते हैं। ज़्यादातर ये यूज ऑन पर ही होता है मसला। सही है। तो अगर हम बहुत देर रखेंगे तो स्किन बर्न हो जाएगी। अब तीनों चीज़ें समझ आ गई कि प्रिपेयर कैसे करना है, बनाना कैसे है ब्लीच, टाइमिंग क्या है ब्लीच की। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे जहन में नहीं है अबाउट ब्लीच तो आप लोग पूछना। सब समझ आ गया ब्लीच के बारे में? पूछ ले बेफिक्र होके, एक दूसरे को ना बोले तो पूछो तो पूछ ले आप। नहीं मिस, काफ़ी हद तक क्लियर है, पूरा ही है, क्लियर हो गया सब कुछ ब्लीच के बारे में? नहीं फिर भी मैंने कहा हो सकता है कोई अच्छा ये question कितने डेज पे रिपीट कर सकते हैं हम हाँ, ब्लीच प्रोसीजर? क्वेश्चन भी है कि हम देखिए ब्लीच बहरहाल कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये है एक केमिकल, अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, इतनी ज़्यादा हमें पॉल्यूशन फेस करनी पड़ती है। अगर हम बाहर पॉल्यूशन फेस ना करें तो हमें घर में करनी पड़ती है, कुकिंग कर रहे होते हैं हम लोग, या हम लोग आजकल तो आपको पता है गैस भी अजीब अजीब तरह की आ रही है, इतनी ब्लैक भी आ जाती है, तो घर में भी हम लोग ये सब कर रहे होते हैं, अपनी रूटीन केयर इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे होते, तो हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि थोड़ा सा उससे वाइटनिंग आ जाती है, थोड़ा सा ये टैनिंग ख़त्म हो जाती है हमारी स्किन की। तो ऐसा नहीं करें कि आपने जैसे ही कहीं जाना है, आपने मैंने बहुत लोगों को देखा है वो शाम को दावत है इसलिए हम ब्लीच करवाने आएंगे, इधर जाना है तो हम ब्लीच करवाने आएंगे, तो आप इस तरह नहीं करें, कम से कम ब्लीच करें। मिनिमम जो आपके टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए एक ब्लीच से दूसरे ब्लीच की, वो कम से कम 1 मंथ में एक बार, बस इससे ज़्यादा नहीं कि हर 15 दिन में हर हफ्ते इस तरह ब्लीच करने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम 30 डेज 1 मंथ नहीं, मैक्सिमम तो फिर उस पर आ जाता है, मिनिमम पे मैं बता रही हूँ जो ड्यूरेशन का टाइम कम से कम हो, उस मैक्सिमम तो जितना भी हो ना करें, सारी ज़िंदगी ना करें, वो मसला नहीं है, कम से कम का बता रही हूँ, कम से कम जो है वो 30 डेज होने चाहिए। और कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ जो कभी आप लोगों की पर्सनल लाइफ में गुजरी हो, कोई ऐसा वाक़या जो ब्लीच से हो गया हो? अभी भी कुछ क्वेश्चन है ब्लीच के हवाले से जो आप लोग नहीं पूछे? इनका सवाल है ब्लीच के दौरान आंखों में आंसू आते हैं तो क्यों आते हैं? वो जैसे ब्लीच की प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, जैसे आप प्याज काटते हैं तो एक उसकी वो स्मेल आ रही होती है,
जब ब्लीच की प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, तो बहुत सारे लोगों के आंखों में जब जाती है उसकी, क्योंकि केमिकल ही है ना ये भी, तो उससे फिर आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और अक्सर लोगों के होता है, क्योंकि वो जो अभी इनके फेस पे प्रोसेसिंग हो रही है, तभी बाल ब्लॉन्ड हो रहे हैं। तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, उसकी जो गैस उड़ती है वो आइस में जाती है, तो पानी निकलना शुरू हो जाता है। ब्लीच इनकी हो गई है, हमने ब्लीच साफ कर दी, और आप देखें आफ्टर ब्लीच इनके रिजल्ट भी और इनकी स्किन की सॉफ्टनेस भी देखें। वरना ब्लीच के बाद होता है ना, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही होती है। इनकी स्किन की सॉफ्टनेस देखें, इनकी स्किन की शाइन देखें, और मुझे क्लैप करके बताएं कि ब्लीच के रिजल्ट कैसे हैं। ब्लीच के रिजल्ट अच्छे हैं, ऐसे ही रिजल्ट आने चाहिए। ब्लीच के बाद स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। देखिए जितनी इनकी पहले ड्राई लग रही थी ना, अब उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। सही, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लिनजर। अब हम इनके करेंगे क्लिनजर। ये मिस फरीना का क्लिनजर है स्किन को क्लीन करने के लिए। अच्छा, जब ब्लीच से स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है ना, तो क्लिनजिंग में भी आसानी होती है, क्योंकि सॉफ्ट स्किन के ऊपर जब आप लोग क्लिनजर करते हैं, पोर्स आराम से, स्किन सॉफ्ट हुई होती है, पोर्स के मैल कुचैल गंदगी सब बहुत आराम से निकल जाती है, क्योंकि जो स्किन ड्राई होती है ना, बहुत सॉफ्ट हुई होती है। सर्कुलेशन मूवमेंट में हम मसाज करेंगे 3 to 5 मिनट। अगर किसी की स्किन ज़्यादा आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड्स और गंदगी नज़र आएगी, तो आप लोग 5 मिनट करेंगे, वरना 3 मिनट। और वही अपलिफ्ट करते हुए सर्कुलेशन मूवमेंट में एंटी क्लॉकवाइज आपने मसाज करना है नेक का और फेस का। और अगर आपको पीएच लेवल बढ़ता हुआ फील हो, तो आपने स्लाइडिंग मूवमेंट करनी है। बस क्लिनजर में आपका यही है। तो हम ये क्लिनजर करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये इनके क्लिनजर के रिजल्ट है। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? अभी हम सिर्फ नॉर्मल पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्नी पे आएंगे, तो बहुत लंबा लेक्चर होगा एक्नी के हवाले से। अच्छा, इनके हमने क्लिनजर कर दिया। अच्छा, जब ब्लीच करते हैं, मैंने बताया स्किन सॉफ्ट हो गई होती है, क्लिनजर किया तो पोर्स भी ओपन हो गए। तो ये हमारे पास आइडियल टाइम है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग से क्या होता है, एक्सफोलिएशन होती है, ब्लैक हेड, वाइट हेड सब निकलते हैं। लेकिन अगर किसी के बहुत ज़्यादा एक्नी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करेंगे और स्टीम प्रोसेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्लिनजिंग मिल्क से अप्लाई करेंगे क्लिनजिंग मिल्क, क्योंकि मसाज तो हमने कर दिया, सिर्फ हमने अप्लाई करना है क्लिनजिंग मिल्क। स्टीम प्रोसेस की तरफ जाना है, और ब्लैक हेड का जो टूल होता है उसको अप्लाई करके हमें ब्लैक हेड, वाइट हेड रिमूव करना है। लेकिन इनकी स्किन पे नहीं है, जो थोड़े बहुत हैं भी, वो मसाज से, ड्यूरिंग मसाज ही रिमूव हो जाएंगे। तो हम स्क्रबिंग कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी भी स्मेल है, और अरोमा में हमेशा कहूँगी बहुत मायने रखता है प्रोडक्ट का। 3D वाइटनिंग फेशियल है ये, और इसका अरोमा बहुत अच्छा है, रोज़ की स्मेल आ रही है। और हम इससे करेंगे अब इनकी स्क्रबिंग। स्क्रब जो है वो हम नेक पर नहीं करते, ठीक है, सॉफ्ट हैंड के साथ करते हैं। और स्क्रब जो है हमारा वो ऐसा होना चाहिए जिसकी ग्रेन्स बिल्कुल सॉफ्ट हो। यस मिस भाई, स्क्रब जो है ना, ये इनको दे देना, ये लोग चेक कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। स्पेक्चुला भी दे दो। इतने सॉफ्ट ग्रेन्स होने चाहिए जो कि स्किन को हार्श ना करे, यस रैशेस ना आए मिस, स्किन। बहुत से प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जो कि डैमेज कर देते हैं, मगर करते ये हैं। प्रोडक्ट की स्क्रब जो है, इसकी तारीफ़ मैं करूँगी, क्योंकि बहुत इसका ऑसम रिज़ल्ट आता है और ये डैमेज भी नहीं करता, बिल्कुल डैमेज और नहीं यही करते। यूज़ करना चाहिए। और ये एक्सफोलिएशन जो है ना, इसकी उसमें ही होनी चाहिए। मिक्सिंग जो है, जो इसके इंग्रेडिएंट है ना, वही एक्सफोलिएट करते हैं। हमारा जैसे मिस, फेस बहुत से में लोग समझते हैं कि हाँ, वो जो मोटे दाने वाले वो use स्क्रब होता है वो करना सही है, ये सही नहीं है। बट अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि ये चीज़ सही है। क्योंकि देखिए हमारा फेस है, कोई बर्तन तो नहीं जिसे हमें मांजना है। एग्जैक्टली। ठीक है, हमारी फेस की स्किन है जिसको हमें बहुत सॉफ्टली डील करना है। और स्क्रब हम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, 1 to 3 मिनट सही। इतने ही सॉफ्ट ग्रेन्स होने चाहिए, वरना आपने देखा पास स्क्रब्स के कैसे ग्रेन्स होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं। जिस वक्त हम स्किन के ऊपर करते हैं, अगर हम अपनी स्किन पे अप्लाई करें, हमें कितना बुरा फील होता है, हार्शनेस फील होना शुरू हो जाती है, रगड़ फील होना शुरू हो जाती है। तो इसके देखिए, एक तो प्लस इसका अरोमा इतना अच्छा है, और स्क्रब है कि क्लाइंट ये नहीं बोलेगा, वरना अक्सर क्लाइंट ये कह रहे होते हैं। और इतने मोटे स्क्रब होते हैं बास्केट के, किसी की आंख में भी चला जाता है तो रेडनेस हो जाती है, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो स्क्रब बिल्कुल आपका इतने बारीक ग्रेन्स वाला होना चाहिए, और एक्सफोलिएशन इसके जो है वो प्रोडक्ट में ही होनी चाहिए कि वो एक्सफोलिएट कर दे ब्लैक हेड, वाइट हेड्स को।
तो आपने इस तरह से टी जोन पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देके मसाज करना है स्क्रब का। गर्दन पर स्क्रबिंग हम नहीं करते और बाकी फेस पर हल्के हाथ से, ठीक है, ये स्क्रबिंग का होता है। और अगर ज्यादा किसी के फील हो रहे हैं तो एक स्टेप ये भी है जो हम ले सकते हैं इस तरह से, सही। इनकी स्किन पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो बस मैंने 1 मिनट ही किया स्क्रब। स्क्रब के बाद भी आप लोग कोशिश किया करें कि पानी चेंज कर लिया करें, क्योंकि स्क्रबिंग रेंज होते हैं आगे जो हम फेशियल करते हैं तो उसमें वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। टाइम अगर आपके पास कम हो तो आप स्क्रब और पॉलिश दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, सही। इसके बाद आप स्क्रब साफ कर रही हूँ मैं। वीडियो ऑन कर दीजिए। स्क्रब हमने जो है वो इनका कर दिया है, देखें कितनी अच्छी स्किन हो गई है, बिल्कुल भी ना रेडनेस हुई है ना कुछ। और करीब से अगर आप दिखाएं तो इनके एक्सफोलिएशन भी हो गई है, ब्लैक हेड वाइट हेड सारे हट गए, ठीक है। अब जो हमारे स्टेप है वो है पॉलिश, और पॉलिश के बाद हम मास्क लगाएंगे। पॉलिशिंग का भी सेम प्रोसेस है, हमारी लाइट होनी चाहिए, ग्रेन्स जो है वो बारीक होने चाहिए। पॉलिश का ही काम होता है क्योंकि अमूमन प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि स्क्रबिंग के बाद स्किन से शाइन खत्म हो जाती है, तो उस शाइन को दोबारा से हमें जो है वो रिन्यू करने के लिए पॉलिशिंग करनी पड़ती है। तो इसकी पॉलिश के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जो फेस आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, उसमें आपको शाइन भी नजर आएगी। अप्लाई की है मैंने, सेम प्रोसेस से पॉलिशिंग कर रही हूँ स्क्रबिंग की तरह। बस ये कि पॉलिश को हम गर्दन पे भी कर सकते हैं, स्क्रब को नहीं कर सकते गर्दन पे। सर्कुलेशन मूवमेंट में टी जोन से हमने ज़्यादा प्रेस करना है, बाकी एरिया से कम। और 1 मिनट तक पॉलिशिंग का मसाज करना है। अगर आपको फील होता है तो 2 से 3 मिनट बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, सही है। और अगर pH लेवल बढ़ता हुआ फील होगा तो फिर हम स्लाइडिंग मूवमेंट देंगे या फिर टोनर अप्लाई कर देंगे। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा आपको वीडियो में भी अंधेरा आ रहा होगा, बाकी ये है कि रिजल्ट देखें वो शाइन आ गई है फेस पर, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है हमारा मास्क। मास्क को अक्सर लोग कभी घर में जब कुक कर रहे होते हैं ना अपना काम, तो मैंने देखा अमूमन मास्क नहीं लगाते। मैंने अक्सर लोगों को देखा सब कुछ करते हैं मास्क छोड़ देते हैं। तो मास्क बहुत जरूरी है। जब आपने पोर्स को ओपन किया तो आपने क्लोज भी करना है, सही है। पोर्स ओपन किया है ना आपने, मसाम को खोला है ना गंदगी निकालने के लिए, तो फिर आप ओपन करके ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, आपने उसको क्लोज भी करना है। तो अब हम लोग मास्क अप्लाई करेंगे और ड्राई हो जाने पर उसको वॉश करवा देंगे, सही है। फाइनल रिजल्ट है, हमने कंप्लीट आज की जो है वो क्लास कर दी है। साथ साथ इनकी क्लिनजिंग विद ब्लीच नॉर्मल जो हमने आपको सिखानी थी वो भी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही मुनासिब कीमत पे अवेलेबल हमारा 3D वाइटनिंग फेशियल मिस मरीना का, जिसके साथ आज हमने काम किया है, रिजल्ट आपके साथ शेयर किए हैं। पूरी क्लास आप लोगों ने ली है। आज की क्लास के हवाले से जो भी आपके रिमार्क हैं वो आप जो है क्लैपिंग के जरिए बता सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ क्लास देके, क्योंकि सिखाने वाले के साथ साथ अगर सीखने वाले भी जो है वो एक्टिव हो तो बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आप लोगों के साथ। और फिर आगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे एक्ने ट्रीटमेंट के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।